नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 को सुबह 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नामक सबमरीन में बैठे और समुद्र में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में उतर गए। वही ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज जो करीब 100 साल पहले अपने पहली यात्रा में ही समुद्र में डूब गया। यह एडवेंचर टूरिज्म का एक चरम रूप है जो बहुत ही महंगा है। चंद घंटों के लिए इस सबमरीन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए इस टूर के लिए। यह टूर इतना महंगा इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, जो विशेष रूप से कहे तो पानी की सतह से 3810 मीटर नीचे। इस सबमरीन को 3810 मीटर नीचे समुद्र की गहराई तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगता है, जो यहीं से इस सबमरीन का समुद्र की गहराइयों का सफर स्टार्ट हुआ। यह सबमरीन हर 15 मिनट के स्पेस पर समुद्र की सतह पर पोलर प्रिंस नाम के सपोर्ट शिप को सिग्नल भेजती है, जो उनके लिए यह दुनिया के साथ कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया है। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को समुद्र में उतरे 2.25 घंटे भी नहीं हुए, अचानक समुद्र पर मौजूद सपोर्ट शिप से कांटेक्ट टूट जाता है। शाम 4:30 बजे जब सबमरीन को अपने टूर से वापस आना था, लेकिन इसका कोई भी सिग्नल नहीं मिला। जब शाम के 7:10 पर पोलर प्रिंस की टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया और यहीं से शुरू हुई 4 दिनों तक चलने वाली मल्टीनेशनल खोज। इस सबमरीन को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और विमान, जहाज एंड रोबोट वाहनों का भी यूज किया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इन 5 पैसेंजर के साथ क्या हुआ। अब समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। जिस जगह पर यह सबमरीन गायब हुई वह जगह अटलांटिक ओशन के पास कनाडा में है। नक्शे में देखें तो न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टूटे हुए टाइटैनिक जहाज का 2 हिस्सों में मलबा मिलेगा, एक बो वाला हिस्सा और दूसरा स्ट्रेन, जो एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ गायब हुई टाइटन सबमरीन कोई सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो अभी तक मैं सिंप्लीफाई के लिए सबमरीन शब्द का प्रयोग कर रहा था, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट अंतर है। सबमरीन की अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, वे समुद्र के अंदर जाने व बाहर आने के लिए पोर्ट का यूज करती है, जबकि सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकते। एक सबमर्सिबल को पानी में उतारने एंड उसे बाहर लाने के लिए एक सहायक शिप की जरूरत होती है, एक ऐसा जहाज जो पानी की सतह पर मौजूद हो और हर चीज को कंट्रोल कर रहा हो। इस मामले में पोलर प्रिंस जहाज था जो यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ओशियन गेट कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टोकन रस थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि यह इस कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। प्रोफेशन से यह एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और 2009 में इन्होंने ओशियन गेट कंपनी बनाई, जिसका पर्पज अमीर लोगों को पर्यटन के तौर पर गहरे समुद्र में भ्रमण करवाना। इस कंपनी ने जुलाई 2021 में टाइटैनिक पर्यटन की शुरुआत की। इससे पहले इन्होंने अन्य जहाज के मलबे और क्षेत्रों के दौरे के ऑफर किए, जैसा कि आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि टाइटैनिक के अलावा एजोरेस एंड बहामास में भी अभियान चलाए गए। टाइटन इस कंपनी का एकमात्र सबमर्सिबल नहीं था, इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 अन्य सबमर्सिबल एंटीपोड्स एंड साइक्लोप्स थे। एंटीपोड 304 मीटर एंड साइक्लोप्स 500 मीटर समुद्र की गहराई में जा सकते हैं, लेकिन टाइटन को 4000 मीटर नीचे समुद्र में जाने के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए एकमात्र सबमर्सिबल है जो 3800 मीटर की भयावह डेप्थ है, जिसको विजुलाइज करने के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा बनाए गए चार्ट को देखें, जहां आमतौर पर एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज जब आइसबर्ग से टकराया तब आइसबर्ग पानी की सतह से 100 फीट ऊपर एंड कई गुना पानी के नीचे था। 130 मीटर अधिकतम डेप्थ है, जिस तक मनोरंजक स्कूबा डाइवर स्कूबा ड्राइविंग के दौरान जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा और 2600 फुट डेप्थ में जाए तो बड़े बड़े स्क्विड तैरते हुए नजर आते हैं, जो बहुत ही डरावने लगते हैं, जिसे मानो किसी एलियन प्लैनेट से आए हो। यदि आप यहाँ से और नीचे 5000 फीट, 7000 फीट, 10000 फीट एंड 12500 फीट तक जाते हो तो यहाँ समुद्र तल है, जहाँ टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। इस डेप्थ पर 400 गुना ज्यादा दबाव सतह है, इसलिए जो भी सबमर्सिबल इतनी गहराई तक जाए उसकी डिजाइन पर अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो। टाइटन सबमर्सिबल उतना बड़ा नहीं होता, इसमें केवल 5 लोग बैठ सकते हैं, जिसके मेन बॉडी को हल कहते हैं, जो कार्बन फाइबर से बना हुआ है। इसमें एक और खिड़की होती है जिसको यूपोर्ट कहा जाता है, जो आज तक किसी भी पर्सनल सबमर्सिबल में प्लेस्ड किया गया बिगेस्ट यूपोर्ट था। एंड में 2 कैप्स लगी हुई थी जो टाइटेनियम से बनी हुई थी और इसकी लंबाई लगभग 6.7 मीटर है, जिसका वजन 10,400 किलोग्राम से भी ज्यादा है।
इसके आउटसाइड में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स है, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल, जिसके माध्यम से इसको चलाया जा सकता है। अब एक यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे एक वीडियो गेम नियंत्रक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये उतना भी वियर्ड नहीं है जितना सुनने में आता है, क्योंकि अमेरिका नौसेना ने अपने सबमरीन्स में जो पेरिस्कोप यूपोर्ट बार देखने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें एक्सबॉक्स से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सारी की सारी सबमरीन को यहाँ एक वीडियो गेम नियंत्रक के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। इसका मतलब सबमर्सिबल चलाने वाला पायलट भी इसी वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। इसके अंदर की बात करें तो अंदर बैठने के लिए सीटें नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा शौचालय बनाया गया जो यूपोर्ट के पास में है। अगर किसी को शौचालय का यूज करना होता तो एक दूसरे के विपरीत देखना होता, जिसमें टीवी स्क्रीन को देखते रहना। एकमात्र यही इनका घर है जिसमें इनको हर फैसिलिटी है। यहाँ यूपोर्ट से आउटसाइड देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, क्योंकि सबमर्सिबल पानी की इतनी डेप्थ में यहाँ होने से जीपीएस काम नहीं करता। जो इनका कम्युनिकेशन होता है वो एक टेक्स्ट मैसेज सिस्टम के द्वारा होता है। अभी ये अनक्लियर है कि यहाँ कौन सा इंटरनेट कनेक्शन काम करता है, जबकि ओशन गेट ने एक ट्वीट में कहा कि वो कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का यूज करते हैं। अगर हम वापस 18 जून की बात करें तो उस दिन इस सबमर्सिबल में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक 58 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग थे, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 बार लिखा गया। एंड 2016 में वह एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल पर जा चुके हैं। दूसरा पैसेंजर 77 साल के पॉल हेनरी नार्जुलेट थे, जिन्होंने 37 बार टाइटैनिक के मलबे का टूर किया और RMS टाइटैनिक के पानी के नीचे रिसर्च के डायरेक्टर थे। इनके अलावा तीसरा एंड चौथा पैसेंजर ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसका 19 वर्षीय बेटा सुलेमान था। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनियों में एक के ओनर है। इस टूर में सुलेमान ने अपने पिता का साथ देने के लिए इस टूर पर गया, क्योंकि सुलेमान के पिता इस टूर पर जाने से डर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमर्सिबल हर 15 मिनट के स्पेस पर पोलर प्रिंस जहाज से कम्युनिकेशन करता है, लेकिन 11:15 बजे इन दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया, जिसे किसी भी टाइप का सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद ये उम्मीद थी कि टाइटन अपने निर्धारित समय के अनुसार शाम 4:30 बजे फिर से पोलर प्रिंस जहाज के पास आ जाएगा, क्योंकि अगर बाई चांस यह सबमर्सिबल पानी में फंस जाती है तो पैसेंजर के पास अंदर से ही झुकाने और आगे पीछे धकेल के वापस बाहर लाने का तरीका था। यह बेलेट्स को हटाकर किया जाता है। बेलेट्स को बड़े जहाजों एंड सबमरीन्स को प्रोवाइड स्टेबिलिटी करने का एक क्रिटिकल पार्ट होता है, जिनकी हेल्प से सबमरीन्स पानी में उतर सकती है। लेकिन इधर शाम के 4:30 बज गए, लेकिन सबमरीन का पोलर प्रिंस जहाज से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तब पोलर प्रिंस जहाज की टीम ने कुछ देर और वेट किया। उसके बाद 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। इधर टाइटन में 96 घंटे यानी 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसे पैसेंजर को 4 दिन में जिंदा खोज सके। अक्सर जहाजों पर एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटर रेडियो बीकन कहते हैं, जिसकी हेल्प से इन जहाजों का पता लगाया जा सके। लेकिन इस टाइटन में ये यूज नहीं किया गया, जिसे टाइटन को वापस समुद्र पर आने के लिए प्रॉब्लम थी और इसके अंदर बैठे पैसेंजर को भी ऑक्सीजन की कमी होने से मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस सबमर्सिबल को अंदर से ओपन करने का कोई भी जुगाड़ नहीं था। आपने सही सुना, इस सबमर्सिबल का गेट केवल बाहर से क्लोज किया जा सकता था और बाहर से ही ओपन। लेकिन अब सबमर्सिबल पानी के अंदर हो या बाहर, ये 4 दिन इनके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ड्राइवर्स ग्रुप इस 17 बोल्ट के साथ हेज को बाहर से क्लोज कर देते हैं एंड कोई दूसरा उपाय भी नहीं। अगर यूएस कोस्ट गार्ड खोज भी करे तो 25,000 किलोमीटर में कहाँ करे। आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा एरिया जो गोवा राज्य से 7 गुना बड़ा, लेकिन फिर भी सुरक्षा गार्डों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शुरुआत में 2 यूएस एंड 2 कनाडाई प्लान ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और एक रेस्क्यू टीम को पानी के अंदर उतार दिया, ताकि वे पानी के अंदर ही सिग्नल का पता लगा सके। 3 जहाजों ने सरफेस से सर्च करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेस्क्यू के लिए और भी शिप आने लगे और कुछ दूर तक पावर्ड व्हीकल्स का यूज करने लगे। इन्हें मूल रूप से रोबो टाइप के व्हीकल्स की तरह ही समझे। इसके अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता, लेकिन ये पानी में डाइव कर सकते हैं। 3 दिन की खोज के बाद रेस्क्यू दल की एक टीम ने धमाके की आवाज सुनी, जैसे कोई गेट खटखटा रहा हो। फाइनली 22 जून को समुद्र तल पर खोज कर रही एक रेस्क्यू टीम को कुछ मलबा मिला, जो टाइटैनिक के बोझ से 490 मीटर दूर। मलबा देखकर कंफर्मेशन हो गया कि सबमर्सिबल टूटकर अलग हो गया और अंदर बैठे पैसेंजर की डेथ हो गई। उसी दिन यूएस कोस्ट गार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि करी, जो धमाके की आवाज सुनी उसका टाइटन सबमर्सिबल से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल और खोजने पर मलबे के 5 टुकड़े मिले।
इनफैक्ट जो निष्कर्ष निकाला गया यह वह था कि टाइटन हाई प्रेशर के कारण फटा। लेकिन यूजुअली ये सबमरीन्स एंड सबमर्सिबल स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम से बने होते हैं। इस टाइटन का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक कार्बन फाइबर से डिजाइन किया गया, जो आज तक पहले समुद्र की इतनी डेप्थ में कार्बन फाइबर क्वालिटीज का टेस्टिंग नहीं किया गया। और इस आपदा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर का यूज करना इम्पॉसिबल है। बाई चांस आप ओशन गेट कंपनी के सीईओ के पुराने इंटरव्यू देखोगे तो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में एक लंबा आर्टिकल छपा जिसमें सीईओ ओशन गेट के बारे में बहुत कुछ लिखा। सन 1993 में एक यूएस पैसेंजर ने कहा कि यह कंपनी लोगों को लालच देती है मगर सुरक्षा नहीं देती है। तब ओशन गेट सीईओ ने कहा कि आप सेफ रहना चाहते हो तो घर से बाहर न निकले, अपनी कार में न बैठे। मुझे लगता है कि मैंने अच्छी इंजीनियरिंग से कार्बन फाइबर व टाइटेनियम से कुछ नियम तोड़े हैं, जबकि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कार्बन फाइबर व टाइटेनियम का यूज करें। स्टॉकटन रस को पता था कि वह एक प्रयोग कर रहा है जो बहुत ही डेंजरस है। इनके अलावा जनवरी 2018 में ओशियन के समुद्री ऑपरेशन डायरेक्टर डेविड लोकरिज ने रियलिटी में टाइटन सबमर्सिबल के बारे में सिक्योरिटी का जिक्र किया। तब ओशियन गेट ने वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया और इस इशू को कोर्ट ले गया, जहां कोर्ट ने इस सबमर्सिबल को सिक्योरिटी के लिए सर्टिफिकेशन होना जरूरी बताया। लेकिन ओशियन गेट ने मना कर दिया और कहा कि इस कंपनी की सिक्योरिटी पर पैसा खर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फाइनली कोर्ट में 2018 में यह कानूनी लड़ाई। सो हमें इस घटना से यह सीख मिली कि कोई भी चीज हो हमें आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह टाइटैनिक जहाज जो कभी भी डूबने वाला नहीं था लेकिन फिर भी वह अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। और ऐसा ही कुछ टाइटन के साथ हुआ जो इतिहास के पन्नों में स्टॉकटन रस का नाम भी शामिल हो गया। उन इन्वेंटर्स की सूची जिसमें अपने ही इन्वेंशन के रीजन से मारे गए। और हमें हमेशा सिक्योरिटी एंड रूल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल कृष्णा फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।